साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। देखो बहुत छोटी-सी बात है कि जब भी हम लड़ते हैं केस बेल का और ख़ासकर मामला जो है चीटिंग और फ़ॉर्जरी का है, तो वहाँ पर इतना आसान नहीं है लेना बेल, बहुत दिक्कतें पड़ती है। और अभी तक आप लोगों के माइंड में यही गलतफ़हमी है कि कोर्ट में जाते हैं, हम बहस करेंगे, हमें मिल जाएगा न्याय। देखिए कोर्ट में होता है केसेस का डिस्पोज़ल, मैं बार-बार कह रहा हूँ। अब ज़रा फ़र्ज़ करो, चलो आप कितने इनोसेंट हो, आप जाओ कोर्ट में कि साहब मैंने तो कुछ नहीं करा है, मैं साहब इनोसेंट हूँ, कोर्ट छोड़ देगा आपको? आपको बाकायदा एक पिटीशन दाखिल करनी पड़ेगी। आपको अपना तर्क जो है रखना पड़ेगा। आपको ये भी कन्विंस करना होगा कि जो कंसर्न केस है वो फ़ॉल्स है। तो कुल मिला के क्या कर रहे हो आप? प्रिपरेशंस कर रहे हो। अटैक कर रहे हो अपोज़िट पार्टी के केस के ऊपर, ताकि आपको जो है मिल जाए सक्सेस। इसलिए जब हम 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दिए थे, हमने एग्ज़ाम दिया 12वीं बोर्ड का, हमने क्या किया? प्रिपरेशंस तो करी थी। नोट्स को बनाया, होमवर्क किया, वर्कआउट किया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? हमको क्या फ़ायदा हुआ? सक्सेस मिली नहीं मिली मुझे बताओ? तो वही फ़ॉर्मूला आपको यहाँ अडॉप्ट करना है। आपको सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा। सिस्टमैटिक नहीं चलोगे, वर्कआउट नहीं करोगे, सफलता अपने को नहीं मिलने वाली है। मैं डिस्कस करूँगा आज एक महत्वपूर्ण फैसले को। फैसला है उड़ीसा हाई कोर्ट का, दिनांक 9/4/26 का। क्या थे उसमें दाँव-पेच, इसको समझाऊँगा। यदि आपके भी केस में यही स्थितियाँ हैं, तो इसका बेनिफिट आप जो है ले पाएँगे। क्लियर है बात ये? चलते हैं डायरेक्टली ऑन द बोर्ड। देखिए, जहाँ तक बात है बेल की, तो बेसिकली ये जुड़ी हुई है आपकी लिबर्टी से, और जो लिबर्टी है, वो जुड़ी हुई है आर्टिकल 21 से। क्लियर हो गया? तो यदि कंसर्न अक्यूज़ जो है जेल में, और जेल में जो है लंबे टाइम से है, और कोई भी एक्टिव प्रोग्रेस नहीं हो रही है प्रोसिक्यूशन के मामले में, तो वहाँ पर अक्यूज़ जो है बेल का हकदार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इस पर एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। देखिए जो मामले हैं चीटिंग के या फ़ॉर्जरी के, इसमें अधिकतम जो कारावास है, मैं खासकर बात कर रहा हूँ सेक्शन 467 की, वो है आजीवन कारावास। इट इज़ कॉल्ड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो वहाँ पर कई बार कोर्ट का ये व्यू होता है कि साहब अगर बेल दी गई तो सोसाइटी में जो है गलत जाएगा मैसेज, और अपराध जो है गंभीर प्रकृति का है। हालाँकि जो मामले हैं 420 के, वहाँ पर ईज़िली बेल हो जाती है, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि पनिशमेंट जो है वो है 7 साल का, और पुलिस भी जो है धारा 35 सब क्लॉज़ 3 बीएनएसएस का लाभ दे देती है। पर अगर फ़ॉर्जरी ऐड हो गया है तो वहाँ पर है एलआई, तो यूजुअली दिक्कत पड़ती है। इसलिए आप एक बात ध्यान रखें कि जो स्टोरी है एफआईआर में, उस पर जो है काम करना है। जब भी केस स्टार्ट हुआ है, गिव योर प्रॉपर रिप्लाई। अगर रिप्लाई नहीं देंगे तो आप जो है मारे जाएँगे। अधिकांश अक्यूज़ क्या करते हैं कि रिप्लाई देते नहीं, डायरेक्टली जो है पहुँच जाएँगे थाने के ऊपर, पुलिस वाला जो है करेगा इंटरोगेशन, या कुछ ऐसी बात पूछेगा जिसका आप जवाब जो है नहीं दे पाएँगे। अल्टीमेटली यू विल गेट कन्फ्यूज़्ड, तो उसको कन्फर्म हो जाएगा भाई आप ही जो है अपराधी हो। इसलिए क्या स्टैंड लेना है, उसके लिए आपको कंसर्न जो काउंसिल है उनके पास जाना पड़ेगा, और अपना एक प्रॉपर डिफेंस लाइन तैयार करते हुए रिप्लाई फाइल करना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। अगर रिप्लाई फाइल नहीं करोगे, जल्दबाजियाँ करोगे, फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि सिविल डिस्प्यूट है पक्षकारों के बीच में, उसके बावजूद भी जो है एफआईआर कट गई। वहाँ पर जो कंसर्न थे आरोपी, उन्होंने क्या किया, ज्ञापन दिया, और अल्टीमेटली जो हाई कोर्ट था या सुप्रीम कोर्ट था, उसने जो कंसेंट थी एफआईआर, उसे कर दिया क्वैश। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिला करके अगर वो ये गलती करते कि साहब हम कोई रिप्लाई नहीं देंगे और हम देख लेंगे जो होगा, तो उससे काम नहीं बैठेगा। देयर इज़ नो प्लेस ऑफ इमोशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हमें लॉ पॉइंट पर और जो लॉजिक पॉइंट है, उस पर जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। पर ये लॉजिक पॉइंट जो है ड्राइव कैसे होगा? आपको एफआईआर जो है पढ़ना पड़ेगा, और रूट कॉज़ क्या है, उसको निकालना पड़ेगा। मैंने कई बार ये भी देखा है एफआईआर्स के अंदर कि कोई स्पेसिफिकेशन होता ही नहीं है फॉर्जरी का। भाई बेसिस क्या है फॉर्जरी का? कंसर्न डॉक्यूमेंट इज साइंड, सील्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंसर्न अक्यूज्ड टू सपोर्ट अ क्लेम। पर ये एलिमेंट ही फाइल पे होते नहीं है, उसके बावजूद भी मामला जो है होता है दर्ज फॉर्जरी में। क्लियर है? कई बार ये भी होता है कि सिर्फ सिविल डिस्प्यूट है, कि ए ने जो है बी को पैसे दिए और बी जो है पैसे खा गया, और ये थे पैसे उधार के। तो बेसिकली क्या है, सिविल डिस्प्यूट। बट जस्ट टू माउंट अ प्रेशर, पुलिस ने जो है एफआईआर काट दी। तो ऐसे सिनेरियो में रिप्लाई जो है जरूर दें। रिप्लाई नहीं देंगे तो आपका स्टैंड रिकॉर्ड पर नहीं आ पाएगा, और चाहती यही है पुलिस कि आपका स्टैंड जिंदगी भर रिकॉर्ड पर नहीं आए। और हमारे काउंसिल भी लगभग लगभग यही काम करते हैं, यदि उन्हें अनुभव नहीं है तो, कि कौन रिप्लाई दे, मरने दो, देख लेंगे बाद में, पत्ते खुल जाएंगे। ऐसी गलतियां मत करो। रिप्लाई नहीं दोगे, स्टैंड रिकॉर्ड पर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? जो केस है उड़ीसा हाईकोर्ट का, जिसका डेट है 9/4/26, इसमें अक्यूज जो था वो जेल में था लंबे टाइम से। तो उसका अटैक क्या था? सेक्शन 480 सब क्लॉज 6 बी एन एस एस के अकॉर्डिंग कानूनी प्रोविजन ये कहता है कि अगर अक्यूज जो है जेल में,
और ऑफेंस का ट्रायल जो है वो कर रहा है मजिस्ट्रेट, और ट्रायल जो है 60 दिन में पूरा नहीं हो पाया, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अक्यूज जो है बेल का हकदार हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये है द पॉइंट ऑफ लीगल कंप्लायंसेस। दूसरी बात ये कि अगर सिविल डिस्प्यूट है, इन दैट सिनेरियो क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी अ टूल फॉर रिकवरी। कई बार जो परिवादी है या जो वकील है सरकार का, ये आर्गुमेंट रख सकता है कि ये बेसिकली एक क्रिमिनल ऑफेंस है, पैसे जो है खा लिए हैं आरोपी ने, पैसे जो है रिकवर होने हैं। मैं पुनः कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी अ टूल फॉर रिकवरी, और इस बिंदु पे अनेकों ही जजमेंट हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के भी है, सुप्रीम कोर्ट के भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके विरुद्ध मल्टीपल एफआईआर दर्ज हो। इस विषय पर जो कंसर्न पीपी साहब हैं वो ये कह सकते हैं कि बेसिकली द अक्यूज इज हैविंग द क्रिमिनल एंटीसीडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप नोट डाउन कर लो। देखिए, अगर केसेस हैं पर केसेस पेंडिंग हैं, इट कुड नॉट बी सेड दैट यू आर हैविंग क्रिमिनल एंटीसीडेंट। कोई एक्ट जो है कब बनता है क्रिमिनल एंटीसीडेंट? कि जब वो एक्ट जो है कोर्ट ने कंफर्म कर दिया एज अ क्राइम। उदाहरण के लिए मिस्टर ए हैं, उस पर 5 केसेस जो है पेंडिंग है, तो ये सिर्फ पेंडिंग केस हैं और कुछ भी नहीं है। पर अगर इन केसेस में अक्यूज जो है वो कन्विक्ट हो जाता है, देन इट कुड बी सेड दैट ही इज हैविंग द क्रिमिनल एंटीसीडेंट। अगर ये स्थिति नहीं है तो इसका भी आप बेनिफिट जो है ले सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को? तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया आसान शब्दों में कि किस प्रकार जो है प्लीड करना है और क्या क्या डिफेंस के रहेंगे बिंदु। तो नटशेल में हम कह सकते हैं कि जब भी केस हो, चीटिंग फॉर्जरी का एफआईआर को पूरा पढ़ें, आपका स्टैंड क्या है उस पर जोर दें, आपका रोल क्या है उस पर जो है एम्फेसाइज करें। अगर रोल जो है क्लियर नहीं है, रोल जो है अनसर्टन है, फ़ायदा मिल जाएगा। और अगर जेल में है लंबे टाइम से और केस में जो है कोई गति नहीं हो रही है और जो अवरोध है वो पैदा कर रहा है प्रोसिक्यूशन, मीन्स देयर इज नो एक्टिव प्रोग्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो वहां पर 100% मिल जाएगा बेनिफिट। देखो, बहुत छोटी सी बात यह है कि अगर प्रिपरेशन नहीं करोगे, अच्छा वकील नहीं रखोगे, अपना डिफेंस प्रॉपर नहीं रखोगे, तो सफलता नहीं मिलेगी। सब कहने की बात है कि सब कोर्ट में जो है न्याय मिल जाता है। न्याय तब मिलेगा कि जब आपका स्टैंड क्लियर होगा, और वो स्टैंड कब क्लियर होगा? कि जब आपका वकील जो है रिसर्च करता हो, आपके पॉइंट्स उसे क्लियर हो जो उसको प्लीड करने हैं। क्लियर है बात? ये है, अगर बात को लिखोगे नहीं, डिफेंस प्रॉपर रखोगे नहीं, अपना जो स्पेसिफिकेशन है उसको क्लियर करोगे नहीं, तो कैसे बिल मिलेगी आपको? मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको कि ए ने आरोप लगाया बी के ऊपर कि बी ने मेरे खा लिए 500 रुपए। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन केवल। अब बी जो है कोर्ट में पहुंच गया और चुपचाप खड़ा हुआ है कि सर मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे को जो है छोड़ दो। क्या बी को राहत मिलेगी? उत्तर नहीं। क्या करेगा बी यहाँ पर? सबसे पहले जाएगा एक काउंसिल के पास में। काउंसिल क्या करेगा? एफआईआर को करेगा एनालिसिस, और पहला ही फैक्ट क्या मालूम पड़ेगा उसको? कि सिर्फ पैसों का लेन देन है। और जहां पर सिविल डिस्प्यूट है, पैसों के लेन देन का मामला है, वहां पर किसी भी रूप में जो है जो कंसर्न केस है वो नहीं बनेगा चीटिंग का। क्लियर है बात? ये तो ये एक लॉ पॉइंट है। अगर ये पॉइंट प्लीड हो जाएगा, जरा आप खुद सोचो फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? ये इसलिए बहुत फर्क पड़ता है कि जब एक एक्सपीरियंस काउंसिल कंसर्न केस में आर्ग्यू कर रहा होता है। क्लियर है बात? ये तो इसलिए केस को पूरा पढ़ो, पॉइंट्स को निकालो, लॉ पॉइंट्स को निकालो, और बहुत शांति के साथ जो है आर्गुमेंट करो। जितना इफेक्टिव आर्गुमेंट करोगे, जितना इफेक्टिव ड्राफ्टिंग करोगे, उतना ही फायदा आपको मिलेगा। क्लियर है बात? ये पर दो कसम खा लो, जो अपने काउंसिल है उनसे आप फैक्ट नहीं छुपाओगे। नेवर कंसील द फैक्ट्स, फैक्ट छुपाओगे मारे जाओगे। इसके अलावा जो आपके पॉइंट्स हैं उसको प्रॉपरली पिटिशन में लिखो। अगर प्लीड नहीं करोगे पॉइंट्स को तो राहत नहीं मिलेगी। क्लियर है? आपको जो कंसर्न फैक्ट्स हैं प्रोसिक्यूशन के, उसे करना है कॉम्प्रोमाइज दर्शित, या ये शो करना है कि फैक्ट जो है सस्पेक्टेड है और वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं क्राइम को। अगर यहाँ आपने काम कर लिया तो डेफिनेटली आपको फायदा मिल जाएगा, पर काम ही नहीं करा आपने तो फायदा कैसे मिलेगा आपको? क्लियर है बात? ये तो जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक में। टिल देन, जय श्री राम।